हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को फिनिश करेंगे और हम इस वीडियो में इस पूरे एक्ट को कवर करेंगे और इसके साथ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के जो भी सेक्शन इससे रिलेट कर रहे हैं उन सेक्शन को भी हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो एक्ट है ये एक्ट 1961 का कितने नंबर का एक्ट है, क्योंकि अब एग्जाम्स में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्ट नंबर क्या है। तो इसका एक्ट नंबर है 28। इसके साथ यहाँ पे इस वीडियो में हम केस लॉस को डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारे प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो एक्ट है ये 1959 में सबसे पहले लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद ये इनेक्ट हुआ था 20 मई 1961। 20 मई 1961 को ये एक्ट इनेक्ट हुआ था और इनफोर्स में आया था 1 जुलाई को। और इसके साथ ही इसमें टोटल 10 सेक्शंस हैं और ये जो एक्ट है इस एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद से सभी एक्ट जो हैं वो अब पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल हो गए हैं। तो ये एक्ट अगेन जो है आपका पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज जाननी भी जरूरी होती है। आपकी प्रेम्बल क्या कहती है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है इसकी प्रेम्बल कहती है एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग द डाउरी। प्रेम्बल पे भी समटाइम्स एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं क्योंकि ये माइनर एक्ट है और माइनर एक्ट में एमसीक्यूज पनिशमेंट से भी पूछे जाते हैं, किसी भी एरिया से पूछे जा सकते हैं। ये डाउरी लेना और देना, गिविंग और टेकिंग दोनों ही जो है वो क्या है, इसको प्रोहिबिट करना इस एक्ट का एक तरह से उद्देश्य है। मेरे चैनल की जो भी वीडियोस होती हैं उनकी पीपीटी अगर आपको चाहिए तो मैं वो सारी पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल भावना एजुकेशन डायरी पे अपलोड कर देती हूँ वीडियो के बाद। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक्ट जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल होगा और ये फोर्स में कब आया है अभी हमने देखा था 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1961 को ये एक्ट आपका इन फोर्स में आया है। ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट्स। अब जो सेक्शन 2 है इसको जो है मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो पीपीटी का मेरे पास इसमें थोड़ा टाइम कम था तो मैंने इसको एज इट की यहाँ पे पिक्चर इसके शेयर किए यहाँ पे। आई होप आप इसे पढ़ पाए। तो इसमें क्या है कि डाउरी की इसमें डेफिनेशन क्या है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन के बारे में है और इसमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन जो है वो दी गई है डाउरी की। ठीक है। और इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी चीज की डेफिनेशन नहीं है। डाउरी सबसे पहले क्या है, इसको हम सेक्शन को साइड में रख के पहले इस प्रोविजन को समझेंगे। एनी प्रॉपर्टी, ये वर्ड यूज कर रहा है एनी प्रॉपर्टी, यानी कि ये मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, किसी भी टाइप की। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होगी जो आईपीसी के सेक्शन 30 में बताई गई है उसमें जो है वो बताई गई है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन, वो सेम डेफिनेशन यहाँ पर आप यूज करेंगे। और ये जो प्रोविजन है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए हम सेक्शन 30 को रेफर करेंगे, ये हमारी एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ दिस सेक्शन कहता है। इसके बाद क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप उसको क्या कर रहे हो, गिव और एग्री टू बी गिवन। ठीक है। या तो आप उसको दे रहे हो या आप क्या कर रहे हो, उसको देने के लिए एग्री होते हो, चाहे आप डायरेक्टली उसे करो या इनडायरेक्टली उसे करो, किसी भी तरह से। ठीक है। एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी, एक पार्टी कोई सी भी हो सकती है, ब्राइड भी हो सकती है, ब्राइड ग्रूम भी, कोई सी भी पार्टी दूसरी पार्टी को दे रही है, या बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू पार्टी और एनी अदर पर्सन। ठीक है। एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को दे रही है, जो ब्राइड ग्रूम या ब्राइड जो है, ब्राइड के पेरेंट्स जो है वो ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स को दे रहे हैं। तो कोई भी जो एक पार्टी है या एक पार्टी के पेरेंट्स हैं वो दूसरे पर्सन को, दूसरी पार्टी को क्या कर रहे हैं, अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कब, एट और बिफोर। ठीक है। एट और बिफोर यानी कि जो मैरिज है
उसके पहले और मैरिज के टाइम पर और आफ्टर। मैरिज के बाद तो ऑब्वियसली मैरिज के बाद अगर आप दे रहे हो तो वो डाउरी में ही आएगा। तो ये चीज है कि एट और बिफोर और आफ्टर द मैरिज, ठीक है। अगर आप इन तीनों टाइम क्या कर रहे हो, डाउरी दे रहे हो, ये सारी चीजें दे रहे हो, तो ये डाउरी कहलाएगी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक्सेप्शन है डावर और मेहर। ये जो है मुस्लिम्स जो होते हैं उनमें होता है डावर और मेहर। इसको यहाँ पे ये सेक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये सेक्शन इसको एक्सक्लूड कर रहा है। तो डाउरी की डेफिनेशन हमारी सिंपल ये है, यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी डाउरी की डेफिनेशन है। डाउरी का क्या मतलब होता है, डाउरी बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। इसमें आप देखेंगे कि वन पार्टी ऑफ द मैरिज है, दैट यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रहा है या ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, ठीक है। कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर रही है, अगर वो दे रही है प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। ये तो हमारी हो गई डाउरी की डेफिनेशन। अब इसके साथ यहाँ पे हम पेनल्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में पेनल्टी जो है वो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4A यहाँ पर, और इनमें जो है वो पनिशमेंट बताई गई। पनिशमेंट यहाँ पे जो है, आप डाउरी ले रहे हो, डाउरी दे रहे हो, डाउरी की आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी हम एक और जो सेक्शन है उसमें भी पनिशमेंट है। तो यहाँ पे पनिशमेंट के हम 3-4 प्रोविजंस देखते हैं। इसके बाद हम सारे प्रोविजंस को एक साथ देखेंगे। अभी सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो पेनल्टी का सेक्शन 4 है वो ये कह रहा है कि पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। आप डाउरी दे रहे हो या डाउरी ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इस सेक्शन को जो इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ऐसा नहीं है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक्ट 1961 में आया है। 1961 में इस एक्ट के आने से पहले अगर किसी ने भी डाउरी ली या दी है तो ये सेक्शन जो है उनको पनिश नहीं करने वाला है। इस सेक्शन को जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन, एनी पर्सन लिखा है। यहाँ पे ब्राइड ग्रूम स्पेशली मेंशन नहीं किया, ब्राइड स्पेशली मेंशन नहीं किए, उसके पेरेंट्स स्पेशली मेंशन नहीं किए, यानी कोई भी पर्सन, ठीक है, वो डाउरी ले रहा है या दे रहा है या अबेट कर रहा है, ठीक है। डाउरी लेने या देने के लिए अबेट कर रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि शादियों में क्या होता है कि ऐसा होता है समटाइम्स पहले जो है वो डाउरी दे देते हैं या पहले बहुत सारे गिफ्ट्स या वैल्यूएबल सिक्योरिटीज दे देते हैं, मैरिज के टाइम पे देते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम शादी के इतने टाइम पर ये देंगे। ये जो है आपने काफी सारी ऐसी मूवीज में देखा होगा, पुरानी ऐसी मूवीज में आप देखते होंगे कि जो कोई मतलब एक सास दिखा देते हैं, वो अपनी बहू से बोलते डिमांड करती है कि इतने पैसे लेकर आओ या ऐसी कुछ चीज है आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो कुछ ऐसे अबेट करना भी जो है ये भी यहाँ पे क्या है, पनिशेबल है। अब इसके लिए पनिशमेंट कितनी है, नॉट लेस देन, यहाँ पर कितनी है, नॉट लेस देन 5 years, यानी कि 5 years से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और 5 years से कम नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है, यहाँ पे 15,000 का फाइन भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पे एक प्रोविजन और है, जो फाइन है यहाँ पे 5 years का है, 5 years से ज्यादा ही होगा, 5 years से कम नहीं होगा, और 15,000 रुपीज फाइन है, ठीक है। सॉरी, पनिशमेंट 5 साल से कम नहीं होगी, फाइन 15,000। और इसके साथ कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो अमाउंट वैल्यू डाउरी, जितने अमाउंट की डाउरी है उतना अमाउंट भी जो है वो एज अ फाइन इम्पोज कर सकती है, विच एवर इज मोर। अगर मान लीजिए 10,000 रुपए डाउरी में दिए गए हैं, ठीक है, 10,000 की डिमांड की गई थी, तो 10,000 कम है, 15,000 का फाइन ज्यादा है, तो 15,000 रुपए इम्पोज किए जाएंगे। अगर 20,000 रुपए डाउरी की डिमांड की गई थी ब्राइड से अगर 20,000 रुपए ब्राइड से डिमांड की गई थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, और यहाँ पर उसको कितने रुपए फाइन मिलेगा, अगर फाइन इम्पोज किया जाएगा तो फाइन इम्पोज किया जाएगा 20,000 का, विच एवर इज यहाँ पे मोर, जो अमाउंट ज्यादा है। इसका प्रोवाइजो ये कह रहा है, यहाँ पे एक चीज है कि हम आगे के सेक्शंस में भी जो पनिशमेंट देखेंगे उस पनिशमेंट में यहाँ पे कोर्ट के पास एक पावर दी गई है कि कोर्ट यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब की गई है, इसमें उस मिनिमम पनिशमेंट से यहाँ पे क्या कर सकता है, कम पनिशमेंट भी इम्पोज कर सकता है, बट उसके लिए ऐसा उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे।
कोर्ट यहाँ पे इस केस में क्या कर सकता है, अगर उसको सारे फैक्टर सर्कमस्टांसेस को देख के लगता है कि 5 साल से कम की सजा भी देनी चाहिए या दे सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद सेकंड है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में ये कह रहा है। जो इसका सेकंड सबसेक्शन है सेक्शन 3 का, वो बेसिकली कह रहा है, इसको हमने इंसर्ट किया था 1984 के अमेंडमेंट से। इसमें 2 अमेंडमेंट भी हुए हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे 1984 और 1986 में। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है इसको इंसर्ट किया गया था 1984 के अमेंडमेंट में। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस बताए गए कि जो प्रेजेंट, जो गिफ्ट आपको ब्राइड को, जो दुल्हन होती है उसको शादी के टाइम पे दिए जाते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन गिफ्ट सिर्फ वही जो बिना किसी डिमांड के, ठीक है, बिना किसी डिमांड के दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे कि बहुत सारी एफडीज जो है, समटाइम्स बहुत सारी कुछ ऐसे होते हैं कि प्रॉपर्टी भी जो है वो मतलब शादी में देते हैं लड़की को। तो ये सारी चीजें जो हैं इसकी लिस्ट बनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली डाउरी ना हो, इसके लिए यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में एक रूल्स का पार्ट अलग बनाया गया है और उसमें लिस्ट दी गई है। लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी चीजें आप आप मैरिज में एज ए प्रेजेंट दे सकते हैं। तो ये जो इसका सबसेक्शन 2 का ए पार्ट है, जिसमें बोला गया है जो प्रेजेंट्स आप ब्राइड को देंगे एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो लिस्टेड किए गए हैं। ठीक है, इस एक्ट के जो रूल्स हैं उसमें एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट के हिसाब से अगर कोई भी गिफ्ट जो है, कोई भी प्रेजेंट ब्राइड को दिया जा रहा है, ठीक है, तो बिना किसी डिमांड के ब्राइड को दिया जा रहा है, तो वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सेम चीज इसका पार्ट जो बी है वो ग्रूम के लिए है, दूल्हे के लिए है। जो लड़का होता है, लड़के को भी जो है आप ऐसी चीजें नहीं दे सकते। ठीक है, लड़के को आप ऐसी चीजें नहीं दे सकते हो, वो चीजें दे सकते हो जो आपको लिस्ट में दी गई है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के बाद में एक प्रोवाइजो और है। तो ये जो प्रोवाइजो है ये कह रहा है कि ये एक अनदर एक्सेप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग जगहों पे कुछ कस्टम्स होते हैं जहां पर कुछ जो है चीजें दी जाती है। ठीक है, तो अगर कोई भी जो चीज दी जा रही है ब्राइड को, किसी भी पार्टी को, वो जो है अगर उनके कस्टम में जरूरी है, जैसे कि कस्टम्स जो होते हैं, मंगलसूत्र देना जो है एक नेसेसरी चीज होती है, तो मंगलसूत्र जो है वो शादी में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके बिना जो है यहाँ पे बहुत नेसेसरी होता है, तो वो देना ही है। ठीक है, तो वो एक कस्टमरी नेचर का पार्ट हो जाता है, तो वो डाउरी में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इसमें है, नॉट एक्सेसिव टू द फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, तो जो भी पार्टी यहाँ पर अगर अपनी जो फाइनेंशियली कंडीशन है, जितना वो फाइनेंशियली एफर्ट कर सकती है उतना देगी, उससे ज्यादा का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो स्पेशली यहाँ पे इसके प्रोवाइजो में ये मेंशन किया है, मैं पढ़ती हूँ कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड। ठीक है, या तो ब्राइड या कोई ऐसा पर्सन जो ब्राइड से रिलेटेड है। सच प्रेजेंट्स आर ऑफ कस्टमरी नेचर, अगर वो कस्टमरी नेचर के हैं, एंड द वैल्यू देयर ऑफ इज नॉट एक्सेसिव हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियली स्टेटस ऑफ द पर्सन। ठीक है, जो पर्सन दे रहा है, ठीक है, उस पर्सन की फाइनेंशियली स्टेटस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बाद यहाँ पर सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 कह रहा है कि पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। सेक्शन 3 था यहाँ पे गिवन और टेकन। ठीक है, लेना देना दोनों ही यहाँ पे पनिशेबल है। इसमें डिमांड करना, ठीक है, यहाँ पे जो है एक पार्टी दूसरे पार्टी से कह रही है कि शादी के लिए आप हमें 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, 10 लाख रुपए आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हो। अगर आप 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे हो दूसरी पार्टी से, तो ये किसमें पनिशेबल होगा? ये सेक्शन 4 में पनिशेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है 10 लाख रुपीज मांगे और दूसरी पार्टी ने दे दिए, ठीक है, तो दूसरी पार्टी ने दे दिए, ये सेक्शन 3 में जाएगा।
और यहाँ पे सिर्फ डिमांड है, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। ये इसमें क्या होगा, एनी पर्सन, ये अगेन एनी पर्सन के लिए है, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को ये नहीं मेंशन कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। अब ये जो डिमांड है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे हो रही है, एक पार्टी है ये, ठीक है, ये एक पार्टी है, ये किससे डिमांड हो सकती है, दूसरी पार्टी से, दूसरी पार्टी के पेरेंट्स से, दूसरी पार्टी के रिलेटिव से, दूसरी पार्टी के गार्जियन से। ठीक है, तो ये ब्राइड और ग्रूम दोनों के लिए है, ये न्यूट्रल प्रोविजन है। इसमें देखिए ऐसा है, अब यहाँ पे एक जो है, मान लीजिए एक पार्टी है, उसके पेरेंट्स ने दूसरी पार्टी के पेरेंट्स या उसके बुआ फूफा चाचा चाची किसी से या उसके दादा दादी किसी से भी जो है वो अगर डिमांड की है तो वो डिमांड इस सेक्शन में फॉल करेगी, वो डिमांड भी यहाँ पे पनिशेबल होगी। इसमें जो है पनिशमेंट कितनी होगी, मिनिमम आपको इसमें पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ मिनिमम, और ये पनिशमेंट 6 मंथ से बढ़कर 2 इयर्स तक हो सकती है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा आपको डाउरी डिमांड करने पे मिलेगी। ठीक है, इसमें फाइन जो है आपको 10,000 रुपए तक का इम्पोज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मिनिमम 10,000 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 10,000 तक का, यानी फाइन 10,000 से कम मिलेगा। ठीक है, इसके प्रोवाइजो में अगेन वो चीज कही गई है कि अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर पनिशमेंट आप 6 महीने से कम दे सकते हैं, तो 6 महीने से कम अगर कोर्ट पनिशमेंट दे रहा है तो कोर्ट उसके लिए क्या करेगा, रीजंस रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन 4 जिसे 1986 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो 1986 के अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, इस एक्ट को, इस सेक्शन को, जिसमें क्या है, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। देखिए अमेंडमेंट जो होते हैं वो जरूरत के साथ होते हैं, जब कोई एक्ट इनेक्ट होता है तो उस समय वो सर्कमस्टांसेस जो है हमें नहीं पता चलते, बट एक्ट के इन्फोर्समेंट के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस सामने आते हैं जिसमें ऐसा लगता है उस एक्ट में अमेंड करके न्यू प्रोविजंस जोड़ने की जरूरत है। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीजें जब ऐसे होने लगी तो इस एक्ट में क्या है, इस सेक्शन में बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सॉरी, तो जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में अगर किसी ने ऐड दिया कि जो है हम अपनी बेटे की शादी करेंगे और उसमें हम 10 तोला सोना देंगे या 10 लाख रुपए देंगे, एक गाड़ी देंगे, कुछ भी चीज देंगे या एक घर देंगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये एडवर्टीजमेंट में आ जाएंगी। आप क्या कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, और ये जो एडवर्टीजमेंट है ये इस सेक्शन में पनिशेबल है, आपको ऐसा करने पे पनिशमेंट मिलेगी। तो अब ये ऑफर दे रहे हो, आप ऑफर दे रहे हो, कैसा ऑफर दे रहे हो कि आप हमारे बेटे बेटी या किसी भी रिलेटिव से शादी करो, शादी करने पर आपको ये मिलेगा, कुछ भी चीज आप उसमें दो। ठीक है, तो वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मनी हो सकता है, कोई शेयर, मनी जैसे डायरेक्ट कोई शेयर, जैसे कि बहुत सारे हम शेयर्स का समटाइम्स जो होते हैं कि लोग क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी और मनी ना देके शेयर्स दे देते हैं, या कोई मान लो एफडी करा दी मैंने और 10 लाख की एफडी करवा दी और उसमें से ये बोला कि जो इंटरेस्ट आएगा वो जो है लड़के या लड़की को मिलता रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट या कोई भी शेयर जो है वो, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी, मनी, शेयर, इंटरेस्ट, 4 चीजें इस सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, तो ये चारों चीजें जब एक पार्टी बोलती है कि हम ये सारी चीजें देंगे जो हमारे बेटा या बेटी से शादी करेगा या किसी रिलेटिव से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हूं, तो मैं ये अगर एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने बेटे या बेटे के लिए करूँ, ये एडवर्टीजमेंट मैं अपने किसी रिलेटिव के लिए भी कर सकती हूँ, किसी के लिए भी, तो ये पनिशेबल होगा। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में भी हो सकती है, किसी पीरियोडिकल, जर्नल या किसी भी मीडिया पर किसी भी टाइप से आपके लिए एडवर्टीजमेंट करना प्रोहिबिट है। इसके बाद कोई भी आप प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ पब्लिश नहीं कर सकते, कुछ सर्कुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि जो ए पार्ट में रेफर किया गया है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको पनिशमेंट अगेन इसमें 6 मंथ मिनिमम और 6 मंथ से लेकर आपको 5 ईयर तक पनिशमेंट मिल सकती है,
और आपको फाइन जो है यहाँ पे 15,000 तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। इस सेक्शन का प्रोवाइजो अगेन सेम चीज कह रहा है जैसे हमने पिछले सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में देखा था। इसका प्रोवाइजो कह रहा है अगर कोर्ट को लगता है कि पनिशमेंट 6 मंथ से कम देनी चाहिए, दे सकते हैं, तो कोर्ट यहाँ पे रीजंस रिकॉर्ड करके दे सकता है। ये हमारा सेक्शन है, ये मैंने यहाँ पे ये समझाने के पर्पज से था, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें पनिशमेंट बताई गई है। इसका प्रोवाइजो कह रहा है that the court may for adequate and special reasons to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 6 months। अब इसका सेक्शन जो 5 है वो क्या कह रहा है कि सेक्शन 5 आप देखेंगे गिविंग और टेकिंग डाउरीज टू बी वॉइड। एग्रीमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सामने आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 10 है आप उसमें देखते हैं कि सेक्शन 10 में कुछ 5 कंडीशंस बताई गई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब किसी भी एग्रीमेंट में, थोड़ा सा हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, एग्रीमेंट में सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसके एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के बाद ये क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अगर किसी भी एग्रीमेंट की यहाँ पर जो है कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट कुछ भी अनलॉफुल होता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है। हालांकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना, वो एग्रीमेंट हमारा जो होता है वो वॉइड होता है। तो इसमें जो है सेक्शन 23 भी इसके साथ देखेंगे, what consideration and object are lawful and what not, ये what है, what not, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेप्थ में नहीं जाना, बट इस चीज को समझना है कि अगर आप कोई एग्रीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। अब हमने इतने सेक्शंस में देखा कि आप एट द टाइम ऑफ मैरिज डाउरी नहीं ले सकते, बिफोर मैरिज भी नहीं ले सकते, आफ्टर मैरिज भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जो है ये चीज बाद में कभी कुछ होगा किसी भी तरह से तो आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो आप इस तरह के कोई भी जो आपका एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड होगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। इसके बाद यहाँ पे ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 6, जो कि बात कर रहा है डाउरी। समटाइम्स ऐसा होता है कि डाउरी यहाँ पर डायरेक्ट विमेन को ना देके, ठीक है, डाउरी कोई भी चीज विमेन को ना देके किसी और पर्सन को दे दी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने बहुत सारी ऐसी इंडियन मूवीज में पहले में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मूवीज बनती थी जिसमें डाउरी के लिए जो है वो लड़की को परेशान किया जाता था, ससुराल वाले ऐसे बोलते थे, बहुत सारी चीजें होती है कि अगर लड़की को कुछ डाउरी में दहेज में दिया भी जाता था तो वो सारी चीजें यूज करते थे उसके ससुराल वाले। तो ये सिर्फ यहाँ पे जो जिसे ऐसा मूवीज में दिखाया गया है, तो इसमें से आप देखेंगे तो इस सेक्शन में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, अगर कोई भी चीज लड़की को दी गई है तो वो उसका बेनिफिट जो है वो लड़की ही उठाएगी, और लड़की की वो जो अगर लड़की माइनर है या उस वक्त लड़की के पास नहीं है तो वो लड़की को ट्रांसफर होगी, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड, ठीक है। जब कोई भी डाउरी किसी यहाँ पे जो डाउरी है वो डायरेक्टली जो है वो ब्राइड को ना मिलके किसी और पर्सन को मिल रही है, ठीक है। ये रही डाउरी, ये हमारी है ब्राइड। ये डाउरी डायरेक्ट ब्राइड को ना मिलके किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पे दे दी जाती है, ठीक है। थर्ड पर्सन को ये डाउरी दे दी गई। अब ये थर्ड पर्सन की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि ये जो डाउरी का जो भी चीज है, जो भी सामान है, वो उस ब्राइड को दे, ठीक है। अब वो ब्राइड को कितने समय में देगा वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी डाउरी रिसीव हुई है उस पर्सन को, वो उसको ट्रांसफर करेगा इस विमेन को। अब यहाँ पे 3-3 महीने के 3 टाइम दिए गए हैं। सबसे पहले अगर वो डाउरी की कोई भी चीज जो है बिफोर मैरिज मिली है, ठीक है, उस थर्ड पर्सन को बिफोर मैरिज मिली है, तो वो मैरिज के 3 महीने के अंदर, ठीक है, मैरिज मान लीजिए उसको अभी यहाँ पे थर्ड पर्सन को जो है डाउरी दे दी या कुछ भी सामान दे दिया, कोई भी चीज दे दी। अब मैरिज हो गई नवंबर में, नवंबर के बाद 3 महीने के अंदर वो सारा सामान उस विमेन को वापस करना है, क्योंकि वो सारा सामान सिर्फ विमेन या उसके लीगल हायर्स जो हैं उनके लिए है।
यहाँ पर अगर वो सामान जो है, ये डाउरी, वो एट द टाइम ऑफ मैरिज या मैरिज के बाद उसको मिली है, तो उस थर्ड पर्सन की जिम्मेदारी है कि जब उसको मिली है उसके विद इन 3 मंथ जो है वो उसको रिटर्न करे, किसको, उस लड़की को जिसके लिए वो सामान दिया गया है। इसके बाद थर्ड में क्या है, अगर लड़की माइनर है, अगर जो ब्राइड है वो माइनर है, तो उसके मेजर होने के 3 महीने बाद, यहाँ पे सेक्शन में मेजर का वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे 18 ईयर्स यूज किए हैं। ये समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि मतलब एग्जैक्ट वर्ड कि मेजर है 18 ईयर्स है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए कि एग्जैक्ट वर्ड लिखा गया है। तो लड़की जब 18 ईयर्स की होगी उसके बाद विद इन 3 मंथ्स वो सारा सामान लड़की को वापस किया जाएगा। तो यहाँ पर जब तक वो सामान लड़की के पास नहीं है, वो एज अ ट्रस्ट जो है वो रहेगा, और वो किसके लिए रहेगा, बेनिफिट ऑफ द विमेन, विमेन के लिए रहेगा। इसके बाद अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं करता, इफ फेल्स ट्रांसफर, अगर वो ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे पूरे 3 मंथ का टाइम दिया गया है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। अगर वो ट्रांसफर जो है नहीं करता तो उसके जो विमेन के बेनिफिट के लिए था तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट कितनी है, यहाँ पे 6 मंथ। अगेन वही चीज है, मिनिमम 6 मंथ देनी है पनिशमेंट, मिनिमम 6 मंथ के बाद यहाँ पे 2 ईयर्स तक दे सकते हैं, और फाइन भी 5,000 से 10,000 तक का फाइन लगा सकते हैं, और दोनों भी दे सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं खाली, फाइन भी दे सकते हैं सिर्फ, और समटाइम्स कोर्ट दोनों भी दे सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर अब पनिशमेंट के बाद हम देखेंगे थर्ड, इसका सबसेक्शन कह रहा है कि थर्ड सबसेक्शन में है, अगर विमेन मर जाती है ट्रांसफर से पहले, ठीक है, शादी के 3 महीने, शादी होने के 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे जो ट्रस्ट, जो थर्ड पर्सन था, उसे विमेन को क्या करनी थी, वो उसका जो भी सारा सामान था वो ट्रांसफर करना था। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पर इस दौरान में, इस टाइम पीरियड में विद इन 3 मंथ्स उस विमेन की डेथ हो जाती है, ठीक है, विमेन की डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ होने के बाद वो सारा सामान जो है उसके लीगल हायर्स होंगे, उनको मिलेगा। इसके साथ एक प्रोवाइजो और ऐड किया गया है, वो ये प्रोवाइजो है कि विमेन डाइज विद इन 7 ईयर्स एक्सेप्ट नेचुरल डेथ, ठीक है। तो किसको यहाँ पे अगेन पनिशमेंट, लीगल हेयर्स में कौन कौन आएगा, जो लीगल हेयर्स होंगे उसमें उसके लड़की के पेरेंट्स, अगर बच्चे नहीं है तो लड़की के पेरेंट्स, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे। यहाँ पर अगर नेचुरल डेथ से इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड का ए जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन थर्ड का ए पार्ट जो है, उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट ठहरा दिया गया है और उसने प्रॉपर्टी नहीं दी थी, कोई भी चीज जो है वो लड़की को, विमेन को नहीं देता है, उसके बाद कोर्ट ने उसे कन्विक्ट ठहरा दिया, अगर उस कन्विक्ट ठहराने के बाद भी वो प्रॉपर्टी नहीं देता है, ठीक है, प्रॉपर्टी या कोई भी जो चीज है वो विमेन को नहीं देता है, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो पनिशमेंट के साथ एक ऑर्डर दे सकता है, और उस ऑर्डर में पनिशमेंट के साथ एक ऑर्डर इम्पोज करेगा, और जितना भी सारा, जो सारी उसके पास प्रॉपर्टी थी, जितनी भी उस लड़की को देने के लिए प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक पीरियड में उसको वापस करने का ऑर्डर दे सकता है। और इसमें, इस सेक्शन में जो भी पनिशमेंट दी गई है वो इस सेक्शन से, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जो इन सेक्शंस में पनिशमेंट दी गई है उससे अलग है। इट शैल नॉट अफेक्ट द सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा सेक्शन 6 एंड 4, यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, ये रहा, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के प्रोविजंस को ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। अब इस सेक्शन में हमने पढ़ा पनिशमेंट्स क्या क्या थी। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने इसके बेसिक्स पढ़े, बेसिक्स के बाद हमने डाउरी की डेफिनेशन पढ़ी, डाउरी की डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा कि इसमें कितनी कितनी पनिशमेंट्स हैं, पनिशमेंट के बाद हमने पढ़ा कि अगर हम इससे रिलेटेड एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट जो है वो भी वॉइड होगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉग्निजेंस, कि अगर ये जो है ऑफेंस हो गया, ऑफेंस होने के बाद इसका कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। सबसे पहले कॉग्निजेंस कौन कौन ले सकता है, डाउरी, जो डाउरी रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से बिलो नहीं होना चाहिए कॉग्निजेंस देने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे
अब ये तो अथॉरिटी बता दी कौन लेगा, एमएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे इसको हम बहुत बेसिक वे में समझते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। यहाँ पर ये स्वी मोटो ये मैंने लिखा है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है ऑन नॉलेज। अगर कोर्ट को खुद की नॉलेज में आता है कि डाउरी यहाँ पे ली गई है या दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और पुलिस रिपोर्ट पर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और किसी कंप्लेंट पर भी। 3 वे हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए। पहला आप देखेंगे कोर्ट खुद की नॉलेज में भी ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है और उसके साथ कंप्लेंट पर भी ले सकता है। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि कौन कंप्लेन करेगा तब कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो कंप्लेन करने के लिए एग्रीव्ड पर्सन, जिससे डाउरी की डिमांड की गई है या जिससे डाउरी मांगी गई है, वो पर्सन, उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 4 लोग जो हैं यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब इन 4 लोगों की कंप्लेन करने के बाद यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एमएम लेगा और उसके बाद ये 4 किस पे लेगा, 3 तरीके हमने देख लिए। अब यहाँ पर थर्ड इसका सबसेक्शन क्या कह रहा है, क्लॉज सी, ये कह रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास से पावर होगी कि वो इस एक्ट की कोई भी पनिशमेंट इनको दे सकता है। अब इस सेक्शन की जो एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 7 की एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा। तो रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो है सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे जो है वो क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है। तो वो यहाँ पर उसका मीनिंग होगा। अब सेक्शन जो 7 है, सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 का जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 कह रहा है कि यहाँ पर जो चैप्टर 36 है, सीआरपीसी का चैप्टर 36, वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। अब सीआरपीसी का जो चैप्टर 36 है ये कहता है, लिमिटेशन पीरियड बताता है कि कौन से केस को फाइल करने के लिए आपके पास कितना टाइम पीरियड है। अब यहां पर देखिए ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम सीआरपीसी को देखें तो उसमें एक टाइम पीरियड दिया गया है, एक लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। विदिन प्रिस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड यू हैव टू फाइल योर केस। बट इन दिस एक्ट यहां पर कोई लिमिटेशन पीरियड यानी कि नहीं है। आपकी डाउरी डिमांड, आपकी डाउरी आपसे मांगी गई है, आपने डाउरी दी है या आपसे डाउरी ली गई है, तो आप उसके लिए किसी भी डाउरी की डिमांड के कितने भी समय बाद आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। इसके बाद यहाँ पे जो इसका सबसेक्शन 3 है वो बहुत ही नॉर्मल सा है कि एग्रीव्ड पर्सन जो है, एग्रीव्ड पर्सन यहाँ पे कोई भी हो सकता है। एग्रीव्ड पर्सन उसने जो भी स्टेटमेंट दी है उसने जो भी स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट के लिए उसको यहाँ पे पनिशेबल, यहाँ पे उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। उसकी स्टेटमेंट वो आराम से दे सकता है। अब इसमें जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 ये मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि जो ऑफेंसेस हैं इस पूरे एक्ट में जो ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये सेक्शन कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम किस प्रोविजन को यूज करेंगे, सीआरपीसी के प्रोविजंस को यूज करेंगे। नाउ हम सीआरपीसी, अब जो है न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो वी हैव बीएनएसएस, तो हम यहाँ पे बीएनएसएस को भी यूज करेंगे। यहाँ पर इसका सबसेक्शन 2 वही कह रहा है, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जो भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। नेक्स्ट 8 का ए है, सेक्शन 8A, ये अगेन हमारा 1986 में ऐड हुआ है। इसमें एक अमेंडमेंट में जितने भी सारे सेक्शन हैं, सेक्शन 8A, 8B, सेक्शन 4A, ये चारों सेक्शंस जो हैं यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, जो पर्सन ये कह रहा है कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया, उस पर्सन पे यहां पर क्या होगा, उस पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। इसको समझते हैं। एक पर्सन है, ए ने केस फाइल किया बी पर
और ए ने ये बोला कि बी ने मुझसे डाउरी की डिमांड की है। अब यहाँ पे जो ऑफेंस बनता है अगेंस्ट बी बनेगा। तो नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन बी। बी पे बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा। बी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा दैट ही हैडंट कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर एनी ऑफ द सेक्शन इन दिस एक्ट। ठीक है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमारा बी पर रहेगा। बी को ये प्रूफ करना है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 8A हमने देखा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो 19 यहाँ पे 86 में आया था। इसके बाद अगेन यहाँ पे 1986 का जो एक्ट है उस एक्ट से हमारा सेक्शन 8B भी जो है यहाँ पे आया है। 8B में यहाँ पे बोला गया है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। डाउरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे पहले हम इन माइनर एक्ट्स को जब भी पढ़ते हैं तो माइनर एक्ट्स में एक ऑफिसर अपॉइंट होता है। कोई भी वो ऑफिसर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ये देखनी होती है माइनर एक्ट्स में कि उन ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन कर रहा है, उनकी पावर्स क्या हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमारा इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। अब उसका जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 8B का सबसेक्शन 1 सिंपली कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट है। इस पूरे एक्ट में जो ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी गई हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कंपेयरिंग टू स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी लिमिटेड है। अब इसके बाद यहाँ पे 4-5 कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि कंप्लाई करना। सबसे पहले ये जो ऑफिसर होगा डीपीओ, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, ये डीपीओ देखेगा कि क्या इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो एक्ट अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद सेकेंड जो चीज है वो है प्रिवेंट। ये जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है ये इस चीज पे ध्यान देगा, ये इस चीज के लिए स्टेप्स लेगा कि डाउरी कोई ले नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, या डाउरी के लिए कोई किसी को अबेट ना करे, डाउरी डिमांड ना हो, इन सब चीजों को प्रिवेंट करेगा। थर्ड, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे एक्ट में वो क्या करेगा, उनसे रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करने का काम यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर करेगा। इसके बाद फोर्थ जो है इसका सबसेक्शन वो कह रहा है कुछ एडिशनल फंक्शंस जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट असाइन करती है या किसी रूल्स में दिए गए हैं या स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर काम दे रही है एडिशनल फंक्शंस, तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को वो करने हैं। इसके अलावा इसका सबसेक्शन 3 जो है वो ये कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास से पावर होगी। ये देखिए इसको हम रेडवेट करेंगे यहाँ पे अभी सेक्शन हमारे 9 के साथ करेंगे। सेक्शन 9 और 10 में यहाँ पे पावर्स, रूल मेकिंग पावर्स हैं, तो इसको हम रेडवेट करेंगे सेक्शन 9 के साथ, सेक्शन 9 नहीं सेक्शन 10 के साथ। स्टेट गवर्नमेंट की पावर सेक्शन 10 में है तो हम इसको उसके साथ रीड करेंगे। इसमें जो है पावर कन्फर की गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिशियली गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर किसी भी स्पेसिफिक काम को डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को असाइन कर सकती है। दोनों में अंतर है, ऊपर वाले और नीचे वाले में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट असाइन कर रही है बट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई नहीं कर रही है। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट पावर्स को कन्फर कर रही है। फोर्थ में स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड जो है एडवाइजरी बोर्ड को एस्टेब्लिश करेगी और उस एडवाइजरी बोर्ड का पर्पस क्या होगा कि वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं उनको असिस्ट करेगी और उनको एडवाइस देगी। अब इसमें जो है 5 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, 5 से कम मेंबर्स होने चाहिए और ये 5 जो मेंबर्स हैं वो सोशल वेलफेयर वर्कर्स होने चाहिए। और जहां पर जो ज्यूरिस्डिक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट जिस डाउरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर है वो एक पर्टिकुलर ज्यूरिस्डिक्शन में वो अपॉइंट करता है, तो उस पर्टिकुलर ज्यूरिस्डिक्शन से ही वो 5 जो सोशल वेलफेयर वर्कर्स हैं वो होने चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे उनमें से 2 जो है वो विमेन होने चाहिए, 2 विमेन मैंडेटरी है। तो 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए उसके मेंबर्स, लेकिन उसमें 2 विमेन होने चाहिए। अब इसमें देखिए सेक्शन जो हमारा 9 है और सेक्शन 10 है। सेक्शन 9 और 10 जो है वो क्या है,
दोनों में रूल मेकिंग पावर है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, बट क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 9 सिंपली ये कह रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो लिस्ट है, ठीक है, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ी थी, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में, कि एक लिस्ट है प्रेजेंट्स की, गिफ्ट की, कि कौन कौन से गिफ्ट जो है वो पनिशेबल नहीं होंगे अगर आप ब्राइड को या ब्राइड ग्रूम को देते हो, ठीक है। तो उस लिस्ट में रूल्स में वो पर्टिकुलर लिस्ट दी गई है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप शादी में जाते हो तो शादियों में क्या होता है, शादी या किसी भी फंक्शन में तो एक पर्सन होता है वहां पे, तो आप जो भी गिफ्ट्स ले जाते हो, जो आप उसमें कैश या कुछ भी जो चीज देते हो, तो वो पर्सन क्या करता है, आपका नाम लिखता है, और उसके साथ यहाँ पे वो, अगर आप कुछ कैश दे रहे हो तो आपका वो कैश का अमाउंट लिख लेता है, आपको हर शादी में देना ही है, चाहे आप शादी या किसी फंक्शन में जा रहे हो, आप उसको देते ही हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना, ये होता है शादियों में, फंक्शन में, तो आप जाते हो, वो पर्सन लिखता है, आपका नाम लिखता है, अमाउंट लिखता है, अगर आप कुछ जो है कुछ भी गिफ्ट दे रहे हो तो उस गिफ्ट का डिस्क्रिप्शन वो लिखता है, ठीक है। अब ये आपको ऐसा एक पर्सन जरूर मिलेगा, लेकिन जो ये रूल मेकिंग, ये आप रूल्स देखेंगे तो रूल्स में ये बोला गया है कि ऐसे जो भी गिफ्ट्स आएंगे उनका जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा और उस रिकॉर्ड पे साइन करवाए जाएंगे जो पर्सन दे रहा है, ठीक है। जनरली ऐसा प्रैक्टिस में नहीं है, यहाँ तो नहीं है प्रैक्टिस में, तो उसको क्या करते हैं, वो ब्राइड ग्रूम या ब्राइड को दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप जाते हो, गिफ्ट देते हो, आपका नाम लिखा जाता है और अमाउंट लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको साइन नहीं करते, तो रूल्स में ये लिखा है कि आप साइन करोगे। इफ यू आर अनएबल टू साइन तो आप थंब इम्प्रेशन दे सकते हो, तो ये चीजें नहीं है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ अमेंडमेंट करने हैं, तो दिस पावर हैज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक रूल्स इन दिस फॉर्म और मैनर, यहाँ पे जो भी ये चीजें दी गई हैं इन दिस रिस्पेक्ट। सेकेंड यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, इससे रिलेटेड इस एक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो अच्छे से हो, और सिंपल है ये, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है, बहुत सारी पावर्स इस पूरे एक्ट में दी गई है। सबसे पहली जो पावर है सेक्शन 8 के B2 में दी गई है, ठीक है। कुछ एडिशनल फंक्शंस जो है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इस डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को कुछ यहाँ पे एडिशनल फंक्शंस दे सकती है, और यहाँ पर इस रिस्पेक्ट में पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अब इसके साथ यहाँ पे हमारे कुछ रिलेटेड सेक्शंस हैं जो हमें देखने हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो 1986 में हुआ था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, वो आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को हमें रीड करना है, सेक्शन 304B ऑफ IPC डाउरी डेथ। इससे BNS का जो सेक्शन है, न्यू सेक्शन है, वो सिमिलर है, उसमें चेंजेस नहीं है। तो डाउरी डेथ, अगर किसी जो महिला है, किसी विमेन की डेथ विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, और उसका जो रीजन है शी वॉज सब्जेक्ट टू द क्रूएलिटी। क्रूएलिटी जो है वो किस वजह से होनी चाहिए, द रीजन ऑफ क्रूएलिटी वॉज डाउरी डिमांड। अगर डाउरी की डिमांड हो रही है जिसकी वजह से उसके साथ क्रूएलिटी हो रही है और उसकी डेथ होती है विद इन 7 years ऑफ मैरिज, बट इसके एक्सेप्शन है नेचुरल डेथ। अगर नेचुरल डेथ है तो नहीं, बट नेचुरल डेथ के अलावा कोई डेथ है तो शी वॉज सब्जेक्ट टू द क्रूएलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ द डाउरी डिमांड। तो यहाँ पर IPC के सेक्शन 304B के तहत वो पनिशेबल है। 498A जो है IPC का, वो क्रूएलिटी की बात कर रहा है, जो भी विमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। बट यहाँ पे जो क्रूएलिटी है, क्रूएलिटी का जो ग्राउंड है, क्रूएलिटी का रीजन जो है, वो स्पेसिफिकली मेंशन ये नहीं किया गया कि डाउरी होनी चाहिए, ठीक है। क्रूएलिटी का रीजन कुछ भी हो सकता है। रिसेंटली बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आ रही है जिसमें अनएक्सपेक्टेड कुछ अजीबोगरीब आपको रीजंस दिखेंगे क्रूएलिटी के, तो जिनको क्रूएलिटी में कवर किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा जो है वो डिबेटेबल टॉपिक है, डिस्प्यूटेड भी है कि क्रूएलिटी के ग्राउंड्स क्या है। क्रूएलिटी डिफाइन करना जो है अपने आप में यहाँ पे एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप इसको कैसे डिफाइन करोगे क्रूएलिटी को। किसी के लिए क्रूएलिटी कुछ है, किसी के लिए क्रूएलिटी नहीं है वो चीज, किसी के लिए कोई एक्ट क्रूएलिटी, किसी के लिए कोई एक्ट क्रूएलिटी नहीं है।
सेक्शन 498A जो है अगेन ये विमेन के यहाँ पे रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उन पे बात करता है। कुछ प्रिजम्पशंस हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113A और 113B में दी गई है। तो ये कुछ प्रिजम्पशन है। बोथ द प्रिजम्पशंस आर रिलेटेड विद द सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। इन प्रिजम्पशंस में ये है कि अगर किसी महिला की डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज होती है, ठीक है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसकी जो डेथ है, डेथ का रीजन क्या है, डाउरी की वजह से उसकी डेथ हुई है। और अगर वो सुसाइड करती है कोई मैरिड विमेन, तो ये माना जाएगा कि उसको जो है उकसाया गया था। तो ये दोनों ही जो सेक्शंस हैं हमारे, ये रिलेट करते हैं विमेन से। अब इसके साथ हमारे कुछ प्रोविजंस इन सीआरपीसी में भी हैं, जैसे कि सेक्शन आप देखोगे कि 174 वगैरह जो सेक्शंस हैं, तो 174 में जैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में कोई डेथ होती है, अगर जैसे कि डेथ हुई है और डेथ का रीजन हमें नहीं पता, ठीक है, तो सेक्शन 174 में क्या होता है, उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, एक पंचनामा तैयार होता है कि उसके डेथ का रीजन पता लगाया जाता है। तो हालांकि ये स्पेसिफिकली ये उसमें डाउरी डेथ का प्रोविजन है, इसके साथ साथ और भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी आप देखेंगे, इसमें कॉग्निजेंस लिया जाता है विमेन रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उनके अगेंस्ट। तो ये पूरा डाउरी डेथ हमारा जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था, जिसमें हमने सारे सेक्शंस को पढ़ा, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।